नाइन्थ मैथ्स गणित मंजरी का सबसे पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आज एक ऐसा वन शॉट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें सारी चीजें कंप्लीट वन शॉट में आपका एनसीईआरटी सॉल्व होगा, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी सॉल्व। अभी एक्सप्लोरेशन आपकी साइंस वाली बुक नहीं, एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर को, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज दी होती है, उनको भी जानेंगे क्या कैसे करना है। ऑल क्वेश्चन सॉल्व। और ये बोर्ड एग्जाम से फोकस्ड है। बोर्ड एग्जाम मतलब सबसे पहले तो आपका नाइन्थ का एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस यही चीजें बाद में जाके बोर्ड एग्जाम में भी हो जाती हैं, क्योंकि जो नाइन्थ में अब हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा टेंथ और 11th का भी पार्ट है, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर, तो इसमें क्या आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाएगा, ओरिजिन एंड एक्सेस हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कैसे, क्वाड्रेंट, प्लॉटिंग पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, हर टाइप का सवाल। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ। एग्जाम्पल सॉल्व और एक्टिविटीज वाला तो बता ही दिया, और मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, यही है आपकी बुक। और ये गणित मंजरी बुक का ये पार्ट वन का सबसे पहला चैप्टर है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहली बात जरूरी है जानना कि क्या हमारे मन में कभी भी ये सवाल आया है कि ये जोमेटो स्विगी जैसी जो कंपनीज होती हैं वो कैसे हमारा लोकेशन पता लगाती हैं, और ये लोकेशन से हम कैसे किसी को अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं कि हम एट प्रेजेंट कहाँ पे हैं। तो वो होता है कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर जो कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, जो कि पोजीशन दिखाता है एक पॉइंट की। अब जैसे कोई एक घर है, तो उसको अगर पॉइंट से हमने डिनोट किया, तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो दिखाएगा कि इस पॉइंट पे इनका घर है, तो वो उसी रास्ते कौन से रोड से जाना है। इसी तरीके से कंपनीज को भी पता लगता है कि आपका लोकेशन आखिर कहाँ पे है। तो कोऑर्डिनेट, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, ये बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट इज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दैट शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, अब ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं है, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है एर्थ में भी, चूंकि आप अभी नई टेक्स्ट बुक एर्थ की भी पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें ग्राफ से भी रिलेटेड कुछ सवाल रहते हैं, तो आपको ग्राफ पता ही होगा। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि ये जो प्लेन है, जैसे एक्स कॉमा वाई एक्सेस वाला जो है, एक्स एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाला ग्राफ, ये आपका कार्टेशियन प्लेन बताता है। ये जो पूरा है इसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कोई एक पॉइंट होता है, हम उसका ऑर्डर्ड पेयर बताते हैं कि क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं जैसे देना चाहूंगा कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, जो कि बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो ये भी सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होता है। ग्राफ पेपर भी मैं एक आपके लिए लेके आया हूँ इस स्लाइड में, और उससे भी हम जरूर समझेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको इधर एक लेटा हुआ लाइन दिखाई दे रहा है और एक सीधा लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेट तो दोनों ही है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है आपका, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो सीधा वाला लाइन है, सीधा वाला लाइन जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये है आपका वाई एक्सिस। बात समझ में आई? ग्राफ में कभी भी अगर आप देखें तो अब ये कंफ्यूजन ना आए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। ये जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, जो कि मैं ये रेड लेजर पॉइंट पेन से कर रहा हूं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सब कुछ चीजें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये वन शॉट वीडियो में बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी वैसे हैं। तो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। हमने जाना कि आपका एक्स एक्सिस ऐसा है और आपका वाई एक्सिस कुछ ऐसा है। ये एक्स्ट्रा वाली लाइन आप मिटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ग्राफ में तो वो रहता ही है, ग्राफ पेपर तो कहीं पे भी बनाई जा सकती है। अब अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे हम कुछ नंबरिंग करते हैं, और ये नंबरिंग हमने 7th 8th क्लास में भी सीखी है
कि कुछ कुछ दूरी पे, जैसे कि हम लिखते हैं कि ये यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि हमने हर 1 सेंटीमीटर को एक यूनिट माना है। तो ये देखो 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, वैसे ही वाई एक्सिस की तरफ। तो जैसे एक्स एक्सिस लिखते हैं हम, तो ये अगर आप लिख के आएंगे एग्जाम में, वेल एंड गुड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आखिर एक्स एक्सिस की जहां तक बात है, तो यहाँ पे 8 तक किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर ही मान लो, एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं ऐसा समझ लो, नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8। और वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्स एक्सेस से भी 8 तक गए, आप चाहे 10 तक जा सकते हैं। अब एक पॉइंट हमें यहाँ पे दे दिया गया, कहाँ पे, ये देखो, ये रेड कलर से मैंने इसको मार्क किया है। अब जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, अक्सर एक चीज होगी हमें देखने को मिलेगा कि ये जो पॉइंट होगा वो किसी ना किसी लाइन के नंबर से मैच कर रहा होगा। जैसे कि अगर इस पॉइंट को मैं नीचे 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 ला के देखूं, तो ये 6 पे जा रहा है, ठीक है, इसको भी हमने नोट कर लिया अभी के लिए। और ये यहाँ से ऐसे साइड 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 में लेके गए, तो ये वाई एक्सिस के 9 नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि ये 6,9 यहाँ पे लिखा है, पर क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है और एक वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स में से सबसे पहले किसको लिखेंगे भैया? तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जो लिखना है वो है एक्स एक्सिस वाला पॉइंट एक्स, फिर कॉमा करके वाई एक्सिस वाला पॉइंट, और इन पूरे पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी हमने कोऑर्डिनेट के बारे में जब पढ़ा तो आपने एक चीज सीखी होगी कि कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट अ ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो ये वाई कॉमा एक्स हम लिख सकते हैं, ये एक ही सिचुएशन में लिख सकते हैं कि अगर आपका एक्स बराबर वाई हो और वाई बराबर एक्स हो। तो अगर एक्स बराबर वाई है तो ये आप उस केस में लिख सकते हैं। इसके बारे में आएंगे, अभी इतना कंफ्यूज मत हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस का पॉइंट है आपका 6, तो लिखा मैंने 6। और वाई एक्सिस पे ये जिस पॉइंट से मैं मतलब मैच कर रहा है, जिस नंबर से मैच कर रहा है वो है 9, तो 6,9 ब्रैकेट कर दिया। बात समझ में आ गई? ऑर्डिनेट वाई जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस पे भी आता हूँ, एब्सिसा आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहली बात जो हमने जानी वो ये थी कि 6,9 में 6 एब्सिसा है और 9 ऑर्डिनेट है। ये एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है? अब देखो, ये मैंने बोला था एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में बात आएगी, और ये आएगी भी जरूर। एब्सिसा होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ये सब क्या है ये जानते हैं, रुको। ये जो पॉइंट हमें इधर दिखाई दे रहा है, हम जानते हैं कि 6 एक्स एक्सिस वाला नंबर है और 9 वाई एक्सिस वाला नंबर है। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को या एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं, किसको? एक्स एक्सिस के आपके कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे क्या? एब्सिसा, एब्सिसा सॉरी, ठीक है, एब्सिसा लिखेंगे। और जो वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है 9, ये आपका वाई एक्सिस वाला पॉइंट, इसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन पे अभी मत जाना, इस पे भी हम आएंगे। अभी मैं ये कहूंगा यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। एक ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में है? ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है ये ऑर्डर्ड पेयर। और ये ऑर्डर्ड पेयर पोजीशन बताता है एक पॉइंट का, ठीक है। तो अब हमने जाना, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के 6 वाले कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है, 6 वाले नंबर से, और वाई एक्सिस के ये 9 वाले नंबर से मैच कर रहा है।
और मुझे पता है कि मैं लिखूंगा इसको x कॉमा वाई के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में फिर से लिख रहा हूँ? x कॉमा वाई के फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले x एक्सिस का नंबर लिखेंगे, तो मैंने लिखा सबसे पहले 6। क्या लिखा मैंने? मैंने सबसे पहले लिखा 6, फिर लिखा मैंने y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट दैट इज 9। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको एक सवाल देना चाहूंगा। मान लो आपको मिला यहाँ पे एक पॉइंट, तो इसका आप कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है? तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये एक्स एक्सिस से मैच करो। देखो 3 नंबर है यहाँ पे, मैं इसको पॉइंट नहीं करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो लिख दिया, ब्रैकेट बनाएंगे सबसे पहले 3 कॉमा, अब y के हिसाब से देखो, y के हिसाब से 4। अब अगर आपसे किसी का ऐसे ही कोऑर्डिनेट पूछते चले जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के आप अपने बुक में देखेंगे ना, गणित मंजरी के कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में, उसमें आपसे कोऑर्डिनेट बताने के लिए, जैसे कि ये जहां पे 3 लिखा है, इसका अगर नाम मैंने a रख दिया और पूछ लिया आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो भी 3,4 ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर a लिख दिया, गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये देखो यहाँ पे a लिख दिया, 3,4 ही होगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है? अब एक बात जो आपको जाननी जरूरी है, और ये लाइनिंग नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है, आपको मन में विजुअलाइज करना है। और मैथ्स यही है कि आपको मन में विजुअलाइज करते रहना है, ठीक है? अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहूंगा, ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया बी। तो आपको एक सही तरीका इसको लिखने का बताऊं, बी इन ब्रैकेट, ये देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे तो ये 2 है, लेकिन इसका y एक्सिस अगर मैं देखूं, क्योंकि ये, अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये मैंने b यहाँ पे लिखा है तो आप 1 से कर देंगे। पॉइंट को देखना है आपको, ठीक है? जब मैंने पॉइंट देखा तो मुझे पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे तो 2 नंबर पे लाई कर रहा है, लेकिन y एक्सिस पे ये 0 है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अगर ऐसे ही मैं पूछ लूं, इस पॉइंट को बताओ, दिस इज योर पॉइंट ई मान लो, ठीक है? इस पॉइंट को कैसे करोगे? तो देखो ये एक्स एक्सिस पे तो लाई कर ही नहीं रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ई इन ब्रैकेट 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के हिसाब से देखे तो ये यहाँ पे है और ये 6 पे है वर्टिकल लाइन पे, ठीक है? तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है? पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस में हमेशा आपका जो, मतलब ऐसा कह सकते हैं, हमेशा आपका जो y होता है, y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑलवेज 0। और जब भी आपका पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ y एक्सिस, तो वो उसका हमेशा x एक्सिस जो है हमेशा 0 होता है। अब एक बात बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए इस कोऑर्डिनेट की, जैसे एक पूछता हूं मैं सवाल, जैसे कि a पॉइंट की आप मुझे x एक्सिस से दूरी बताओ, ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, ए पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो शायद से एक्स एक्सिस होगा, ये गलती मत करना, ठीक है? किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि इट्स ऑर्डिनेट, ठीक है? तो किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लें ए पॉइंट की y एक्सिस से दूरी कितनी होगी, तो किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी उसका x कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज 3, दैट इज 3। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक बात बताऊं, एक बात बताओ कि ये अगर पॉइंट है, रुक जाओ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रेड रेड हो गया है, ठीक है? देखो ये है जैसे वो पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है इसकी अगर मुझे x एक्सिस से दूरी निकालनी हो, तो ये 4 इसलिए क्योंकि आप देखो ना कितना है, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स, तो सीधा सीधा 4 यूनिट्स। इसी को अगर आपको करना हो, जैसे बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो, तो आप ऐसे काउंट करके नहीं देखोगे ना, तो उस केस में किसी भी पॉइंट का अगर
एक्स एक्सिस से दूरी पूछा तो वो वाई कोऑर्डिनेट है। किसी भी पॉइंट का अगर आपका एक्स एक्सिस से दूरी पूछा, सॉरी वाई एक्सिस से दूरी पूछा तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। बात समझ में आ रही है? इट इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ वन अनदर, ये एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एब्सिसा का क्या लिखा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन वाली बात ये मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये इसका जैसे कि क्या है मेनली, ये है आपका कुछ नहीं, बस जस्ट एक आपका मैं कहूंगा एक डेफिनेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? अगर मैं पूछ लूं आपसे 6,9, जो ये जो पॉइंट आपका 6,9 ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 6,9 ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, इसकी आपकी एक्स एक्सिस से दूरी क्या है? तो 9 है। क्यों? ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपकी क्या होता है? पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी, और किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी आपका होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी, किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी उसका होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट एब्सिसा वाला आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट अगर 6,9 है तो ये बात जान लो, यही मैंने बताया था आपको डिस्टेंस वाली बात। जैसे 6,9 इधर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमें इधर 6,9 दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी 9 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, और ये हमने किसी लॉजिक के चलते ही बोला है। ठीक है, क्योंकि हम यही मेनली गिन रहे हैं ना, ये गिनना और ये गिनना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी उसका x कोऑर्डिनेट होता है। क्यों? ये और ये, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो है आपका क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये जो जानना बहुत जरूरी है, अब तक हमने ग्राफ इस फॉर्म में देखा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राफ जो होते हैं एक तरीके से, ग्राफ जो होता है एक तरीके से नहीं होता है, बहुत तरीके से बनाया जाता है। और कोऑर्डिनेट, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये कैसा असली में दिखता है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं? थोड़ा क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हैं। असली में मैं बताऊं आपको तो ये आपको मैं अब सीधा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, ये है आपका कुछ कार्टेशियन प्लेन, इसमें मैंने अब तक नंबरिंग कर लिया पॉजिटिव वाले साइड की। अब इसमें मन में आपके एक सवाल भी आना चाहिए कि क्या भी कोई कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि देखो, अब ये थोड़ा सा मैं यूनिट के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको रफली बताने के लिए कर रहा हूँ। आपके एक्स एक्सिस में ओरिजिन, ओरिजिन होता है आपका ये है आपका 0,0 वाला पॉइंट, जहां पे एक्स एक्सिस का भी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। जैसे कि एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड में आपका होगा -1, वाई एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में इधर -2, -3, ऐसे ऐसे। वही वाई एक्सिस में जो ओरिजिन के ऊपर वाला साइड है, जो ओरिजिन के ऊपर वाला साइड है वो आपका पॉजिटिव है, लेकिन ओरिजिन के नीचे वाला साइड आपका नेगेटिव होता है। जैसे कि एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड वाला आपका पॉजिटिव साइड होता है, वही लेफ्ट हैंड साइड वाला साइड आपका नेगेटिव साइड होता है। वेरी सिंपल। तो ये अब कैसे हो जाएगा? -1, -2, -3, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसमें क्वाड्रेंट्स क्या है? हमें यहाँ पे कुछ 4 क्वार्टर्स दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर्स क्या है? देखो, ये कोई डब्बे जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये 4 पार्ट में बटे हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। फिर से, जिनको क्वाड्रेंट पता है ऐसा मत समझना कि मैं क्वाड्रेंट बता रहा हूँ, ये मैं पार्ट्स बता रहा हूँ।
कैसे एक लाइन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एरियाज को, ठीक है। एक साइड है, मैंने हमेशा से एक बात बोली कि आपका कोऑर्डिनेट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y के फॉर्म में। तो x, y पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा उसके बेसिस पे जब हम बात करने लग जाते हैं, तो वो बात कैसी होती है? वो बात होती है आपके रिलेटेड टू क्वाड्रेंट्स, ठीक है। जैसे कि ये जो आपका एक्स एक्सिस वाला साइड है ये पॉजिटिव है तो इसको प्लस है, कॉमा वाई एक्सिस भी प्लस है तो प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस वाली साइड आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली होती है। अब दूसरे साइड देखते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट है, ये क्या होगा? -1, 1। ये क्या होगा? ऐसे 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 अगर हमें करके देखना हो, या आप करके मन में विजुअलाइज करो, मैंने बार बार बोला है, ये क्या हो जाएगा आपका? -2, 1। तो ऐसे ऐसे करके मुझे एक बात सिर्फ पता जो चली वो ये बात थी, क्योंकि हम बार बार एक्स एक्सिस को ही पहले लिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वाला साइड होगा, तो जैसे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव वाली साइड होती है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन जो अब हम नीचे आ रहे हैं, अगर हमें ये वाला साइड देखना हो, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला साइड देखना हुआ, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मान लो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ -2, -1। इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ -3, -2। और ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आ रही है वो यही समझ में आ रही है कि मैं कितना भी ट्राई कर लूं मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइड नहीं मिल पाएगी। तो ये माइनस कॉमा माइनस वाली साइड है जिसको मैं कहता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको मैं कहता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस कॉमा माइनस वाली साइड है। अब आते हैं फोर्थ वाले की तरफ, जो लास्ट है। मान लो ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 1, -1। मान लो ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 5, -2। तो पहला वाला हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, दूसरा वाला हमेशा क्या रह रहा है? नेगेटिव रह रहा है। तो एक और एक बात जो मुझे समझ में आ गई वो ये है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये सॉरी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमेशा प्लस कॉमा माइनस वाला मिलेगा, और इसको मैंने कह दिया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आनी भी चाहिए। क्यों? मैंने बोला कि सिर्फ पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें हमेशा एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा? वो होगा आपका कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जहां पे आपका एक्स एक्सिस हमेशा नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस हमेशा प्लस होगा? ये प्लस लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा आपका एक्स एक्सिस माइनस होगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। वही थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड जो आपका क्वाड्रेंट है उसमें हमेशा हमेशा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का दोनों, यानी कि दोनों का दोनों, एक्स एक्सिस भी जहां पे हमेशा नेगेटिव में मिलेगा, वाई एक्सिस भी हमेशा जहां पे नेगेटिव में मिलेगा, वो होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव मिलेगा और वाई एक्सिस नेगेटिव। यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है? तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? नाउ टाइम फॉर अ क्वेश्चन, है कि नहीं? फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप ये आराम से कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे बहुत बढ़िया बात है, और ये आना भी चाहिए। पॉइंट ए, ऐसे मैंने एक पॉइंट का नाम रख दिया ए, आप कुछ भी रख सकते हो, ए टू जेड, जैसा क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी, आपका काम आंसर करना है। पॉइंट -3, -6 lies in which quadrant? ठीक है, वैसे ही आप सेकंड वाला बताइए, -2, 5। थर्ड बताइए,
3, फोर्थ वाला बताइए, -6, 2। आपको मैं एक आइडिया दूंगा, आप पॉज करके सोचे, नहीं समझ में आए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, मैंने देखा था, देखो -3 है और -6 है, यानी कि एक्स एक्सेस भी माइनस में है, वाई एक्सेस भी माइनस में, यानी कि मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है सब भैया। मतलब जिसमें ऐसा वाला क्वाड्रेंट हम पूछ रहे हैं जिसमें एक्स एक्सेस भी माइनस में रहे, वाई एक्सेस भी माइनस में रहे। तो हमने याद किया था, आप रटिए मत, आप एक बार मन में कार्टेशियन प्लेन को बैठा लीजिए, एक बार में नहीं आएगा। हो सकता है आपको पहली बार गूगल की भी हेल्प लेनी पड़े, मुझसे हेल्प ले लीजिए, जिस भी तरीके से। थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स एक्सेस हमेशा माइनस में और वाई एक्सेस भी हमेशा माइनस में रहेगा, तो इससे रिलेटेड आपको कोई अब डाउट नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड। चलिए, -2, 5, यानी कि ऐसा वाला जिसमें मतलब आपका एक्स एक्सेस माइनस में रहे लेकिन वाई एक्सेस पॉजिटिव रहे, तो ऐसा वाला क्वाड्रेंट, यानी कि एक्स एक्सेस लेफ्ट वाला साइड है। और एक बात हमेशा मैं बता दूं, फर्स्ट वाला राइट हैंड साइड, फिर आप लेफ्ट लेफ्ट करते करते आएंगे। देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लिखा अगर हमने, तो हम ऐसे ऐसे करते करते आ रहे हैं। कैसे? ऐसे ऐसे करते करते आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब -2, 5 ऐसा वाला पॉइंट जहां पे हमेशा एक्स एक्सिस आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में हो लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में हो, तो ऐसा वाला क्वाड्रेंट मैंने देखा था, ये होता है आपका सेकंड वाला क्वाड्रेंट। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वाड्रेंट। 3, -8, 3, -8 यानी ऐसा वाला क्वाड्रेंट जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, एक्स एक्सिस का जो मतलब, अब देखते हैं 3, -8। 3, -8 क्या है, यानी कि ऐसा वाला आपका कोऑर्डिनेट जिसमें जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट हो वो आपका पॉजिटिव में हो, लेकिन वाई एक्सिस पे जो आपका कोऑर्डिनेट हो, यानी कि जो आपका ऑर्डिनेट है, वो नेगेटिव में हो। तो ये आपका फोर्थ वाला है। आपको ये प्रैक्टिस के साथ करने में आएगा, आपको रैंडमली कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेना है, जैसे मैंने अभी लिया -6, 2, यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो लेकिन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, तो ये कौन सा है? अगेन ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का बहुत एग्जांपल ले लिया है, आपको चाहिए तो एक ले ही लीजिए, जैसे 6, 5, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ गई? कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, यानी ऐसा वाला क्वाड्रेंट मुझे चाहिए जिसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव हो, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव हो, तो ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका एनसीईआरटी का सवाल। एनसीईआरटी जो है आपकी गणित मंजरी, यही वाली, जो ये वाली बुक आपने देखी थी, ये वाली बुक का ही सवाल मैं लेके आया हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन बोले थे, मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होते हैं, यानी कि जो अजीब अजीब तरह के सवाल होते हैं ना, तो उसमें ये एक सवाल आप गिन सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछने का इनका ढंग थोड़ा अजीब। फिगर 1.3 shows Ryan's room with points O A B C marking its corners, यानी कि ये रेयान का रूम है, कौन सा? ये, ठीक है, ये रेयान का रूम है जिसमें ओ, एक मिनट, ओ ए बी सी, यानी कि आपका ओ ये रहा, फिर आपको थोड़ा सा खोजना भी पड़ेगा इसमें। ओ इधर है, ए इधर है, बी इधर है और सी इधर है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा रूम है ये रेयान का रूम है। अब ये रेयान का रूम है, इसमें क्या बोला गया है? द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, यानी ये जो पॉइंट ओ है ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। एक बात बताओ, ओरिजिन के ये राइट हैंड साइड पे है,
यानी ओरिजिन जो है इसके राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस है और ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस है, यानी कि आपके सारे के सारे जो अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है तो ये कौन सा वाला क्वाड्रेंट है पता है, ये प्लस कॉमा प्लस वाला। ऐसे हमें क्वेश्चंस में ढूंढना है क्या क्लू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस में सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है, वाई एक्सिस में सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है, नहीं भी दिए होते, अगर हमें खुद से भी मार्क करने होते हैं तो आप ये कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और ओरिजिन के ऊपर जो आपका वाई एक्सिस होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसमें आपका कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब एक बात जान लीजिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना है जो क्वेश्चन में दिया, अब इसके सब पार्ट्स पे आएंगे। रेफरिंग टू फिगर 1.3, ये आपका फिगर 1.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेयान्स रूम्स, ठीक है, जैसे रेयान एक लड़के का नाम है, फिर मैं बताऊंगा, और रेयान के रूम में D1R1 यानी कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक डोर है, क्या है, डोर है, यानी कि क्या है, दरवाजा है, डोर है। तो ये जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका डोर है। तो चूंकि ये अब डोर है, मुझे एक बात बता दो, बहुत सिंपल सी बात है कि ये तो आप समझ पाए ना, D1R1 से आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए, नाम ही तो है सिंपल सा। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी। मैंने एक बात बताई थी, एक तरीका बताया था, इस बार प्लीज डिसअपॉइंट मत करना, बहुत ही प्यार से वो टॉपिक बताया था। वो टॉपिक क्या था पता है, कि अगर किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पे पूछा गया है ये क्या है, ये एक दरवाजा है ऐसा समझ लो, ठीक है, D1R1। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, देखो राइट वॉल तो ये इधर देख रखे हो, यानी कि लेफ्ट वॉल ये वाली साइड, ये वाली, ठीक है, लेफ्ट वॉल ये वाली साइड हुई। तो देख के रखा है कि ये जो डोर है ये लेफ्ट वॉल, यानी कि इस पॉइंट से कितना दूर है, ये जो लेफ्ट वॉल है इस वाले से कितना दूर है ये पूछा गया है। तो एक बात बताओ, क्या ये हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा वाई एक्सिस से पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो मैं बता सकता हूं आपको कि ये जो है ये है डी, आपका पॉइंट है आपका 8,0 और आर आपका पॉइंट है 11.5,0, इधर लिखा हुआ है। अब डी की यहां से जो दूरी है वो है 8,0, देखो कोऑर्डिनेट है D1 पॉइंट्स के 8,0, और ये जो वॉल है इसमें बोलेंगे कि ये वॉल की इससे दूरी कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि जो सबसे पास का जो पॉइंट है, जो सबसे पास का पॉइंट है इस वॉल का वो है D1 पॉइंट, वो है D1 पॉइंट। ये D1 पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो पहले वाले का आपका आंसर आ गया, इसका जो है ये है आपका 8 यूनिट्स। कितना बोला मैंने? 8 यूनिट्स, तो ये एक हो गया आपका 8 यूनिट्स। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस से डोर की जो दूरी है वो देख लो, एक्स एक्सिस से दूरी वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस से दूरी वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये हो जाएगा 0 यूनिट, और ये एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, और एक्स एक्सिस से किसी भी कोऑर्डिनेट की दूरी उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की दूरी उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये मत भूलना। अब कोई मुझसे बोले ये 11.5 क्यों नहीं है लेफ्ट वॉल से, अब एक बात बताओ, मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे कि ये एक आदमी खड़ा है ए, इधर एक आदमी खड़ा है बी, और मान लो इन दो लोगों ने एक रोप पकड़ के रखा हुआ है, जिस रोप को उनको इस पॉइंट तक लेके आना है, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा पास कौन है? ए है, तो ये ए इधर की तरफ आएगा, वैसे बी पास में आएगा, तो चूंकि ए बहुत पास में है इससे,
तो मैंने इसलिए लिया। ठीक वैसे ही D1 R1 में सबसे ज्यादा पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमें 10th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, ये आपको भी पढ़ाया जाएगा। देखो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देख लो। तो ये D1 जो है ये सबसे ज्यादा पास है रेदर देन R1, तो इसलिए हमने 8,0 का 8 लिया। क्या बोल रहा हूं मैं, x एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट होता है और y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, देखो ये तो हमने पहले ही लिख लिया था, ये है आपका 8,0, ये है आपका 8,0। If R1 is the point 11.5, how wide is the door? ठीक है, do you think this is a comfortable width for the room door? यानी कि क्या आपको ये लगता है कि एक comfortable width है? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो ये वाला जो टेक्निक है ये मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने के बजाय एक सिंपल सा मेथड बता दूं, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कि अगर आपको विड्थ ऑफ द डोर निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है, क्या निकालना है मैं बता देता हूँ, ये दूरी निकालनी है D1 से R1। तो ये जो विड्थ है ये आप सिंपली कर दो, क्या करना है देख लो। ये हो जाएगा आपका 11.5 माइनस 8 दैट इज 3.5, दैट इज इन यूनिट्स। अभी के लिए 3.5 हमने लिख दिया, 3.5 यूनिट्स। लेकिन एक जो चीज हमें दी गई है वो है देखो 3.5 जो है, अगर हम रूम के डायमेंशंस के हिसाब से बात करें, जो कि आपको हो सकता है निकालने के लिए बोल भी दिया जाए। अब इसमें आप अक्सर एक क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कि आपका जो एक यूनिट होता है ना, अक्सर ऐसे बड़े बड़े घरों में आपका एक यूनिट आपके 1 फीट के बराबर होता है, 1 फीट के बराबर होता है। तो 3.5 यूनिट्स जो है वही आपका 3.5 फीट के बराबर हुआ। और बिल्कुल ये बहुत कंफर्टेबल है, यस। और दूसरे भी सिचुएशन का आंसर आएगा यस, कि क्या कोई व्हील चेयर पे जो आदमी है वो क्या जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगेन एक ऐसा सवाल है जिसमें मैथ्स का यूज नहीं है ज्यादा, दिमाग का यूजर, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल ही आएंगे। एक स्टैंडर्ड व्हील चेयर जो होती है वो 2.66 फीट की होती है, यानी कि 2.67 फीट की होती है। और 3.5 फीट इज मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। अब देखो इफ B1 0,1.5, सबसे पहले B1 सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड B2 0,4 represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? यानी कि क्या जो रूम का डोर है उससे भी ज्यादा क्या बाथरूम का डोर नैरोअर है या वाइडर है, वो उससे छोटा है या और वाइड है। ठीक है, B1 B2 सबसे पहले देखते हैं। देखो B1, ये B दिखाई दे रहा है, B1 कहाँ है? हाँ देखो ये रहा, ये देखो ये रहा B2 और ये रहा B1। अब ये इससे नैरोअर है कि वाइडर है, ये बात आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि अब जब आप इसका विड्थ निकालेंगे अगर वो 3.5 यूनिट्स से कम आए या ज्यादा है उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो क्या हम उसी टेक्निक से नहीं कर सकते हैं? अगर हम उसी तरीके से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नैरोअर है कि नहीं। कैसे? अब ये आपको देखना होगा, इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये होमवर्क में है। बस आपको काम क्या करना है, बस इतना सा ही काम करना है। आपको B1 B2 का देके रखा हुआ है, आप y एक्सेस आपको देके रखा हुआ है, आप उस हिसाब से क्या करेंगे 4 - 1.5 करेंगे।
तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो चूंकि आंसर आपका 2.5 आएगा, अब चूंकि आंसर आपका 2.5 आएगा, तो ये एक बात बताइए, ये 3.5 है, ये इधर आपका 3.5 हमें देखने को मिला है और दूसरी तरफ 2.5 देखने को मिला है। तो मैं ये एक बात बता पा रहा हूं कि ये जो है आपका बाथरूम का जो डोर है वो नैरोअर है, नैरोअर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसलिए आज के समय में जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस जो कि कॉमन नहीं है, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि 3.5 यूनिट से आप कोई सोचने लग जाए कि व्हीलचेयर का तो इसमें नहीं दिया, डायमेंशंस नहीं दिए, डायमेंशंस खोजना नहीं है। सिंपल सी चीज, जैसे कि एक रूम का अक्सर जो डायमेंशन होता है वो होता है 10x12 जो भी, तो उस हिसाब से नहीं जाना है 10x12 वाले तरीके से। आपको सोचना है कि एक बड़ी बिल्डिंग में क्या किस चीज में मेजर करते होंगे, तो वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट होता है। तो 3.5 यूनिट्स आपका 3.5 फीट के बराबर है। भाई व्हील चेयर जो है 2.66 यूनिट्स का होता है, फीट्स का होता है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सोचना होगा। और ये थोड़ा सा उस टाइप का सवाल भी था, तो इस टाइप के सवाल पता नहीं अब आएंगे कि नहीं, चूंकि ये फर्स्ट ईयर है, तो ये सेकेंड ईयर से हमें मेनली जानने को मिलेगा। अभी के लिए ये जो है आपका क्वेश्चन डन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूंगा, वो अगेन बहुत ही एक सिंपल सा सवाल है। 5,6 इसकी एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, क्वाड्रेंट बताओ। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको 5,-6 कर देता हूं, ठीक है। एब्सीसा बताओ और ऑर्डिनेट बताओ, यानी कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। इसकी एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगा, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगा, ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी हुई 6 यूनिट्स। -6 यूनिट्स मत लिखना, क्योंकि अब हम डिस्टेंस बता रहे हैं, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। इसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी होगी, इसकी वाई एक्सिस से दूरी क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो हो गया 5 यूनिट्स। क्वाड्रेंट क्या, ऐसा वाला मुझे क्वाड्रेंट जानना है। देखो ये माइनस साइन है, कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो एक मुझे बात बता दो कि इसका क्वाड्रेंट, मुझे ऐसा वाला क्वाड्रेंट की मैं तलाश में हूं जिसमें एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन वाई एक्सिस आपका हमेशा नेगेटिव होता है। तो ऐसा वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला आपका माइनस पॉजिटिव होता है, थर्ड वाला माइनस माइनस होता है, फोर्थ वाला आपका पॉजिटिव नेगेटिव वाला होता है। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। एब्सिसा आपका 5 है, ऑर्डिनेट आपका -6 है। ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है, ब्रैकेट में मत लिखना। एब्सिसा आप एरो करके लिख सकते हैं 5। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। अब इस टाइप के जो सवाल हैं वो हमने कर लिए। अब हम जानते हैं आगे की तरफ, ये 2D कार्टेशियन प्लेन वाला अब सीख लिया हमने। अब हम बढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ, जो कि क्लास 10th से थोड़ा सा रिलेट करता है। इस साल के 2026 के जो बच्चे हैं और अब तक जो पढ़ा है उन्होंने, तो उसके हिसाब से अब थोड़ा सा देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, ये बात जाननी आपकी बहुत जरूरी हो जाती है। एक पॉइंट है आपका 3,4, दूसरा पॉइंट है आपका 5,6। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मुझे अगर इसका डिस्टेंस निकालना हुआ तो इसमें मेरी कौन हेल्प करेगा, इसमें
मेरे लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए वाले का सबसे पहले वाले को मैं x1 मान लूंगा, y को मैं y1 मान लूंगा। ठीक है, ठीक है। वही मैं बी वाले केस में 5 को x2 मान लूंगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेकेंड नंबर वाला है तो x2 कह रहा हूं, और 6 को मैं y2 मान लूंगा। बात समझ में आ गई? क्यों मैंने ऐसा किया? 3,4 इसमें एक x वाला है, इसमें एक y वाला कोऑर्डिनेट है। 5,6 इसमें एक x वाला कोऑर्डिनेट है, इसमें एक y वाला कोऑर्डिनेट है, इसमें एक y वाला कोऑर्डिनेट है। 5,6 इसमें एक 5 x वाला कोऑर्डिनेट है, 6 y वाला कोऑर्डिनेट है। बात समझ में आ गई? अब इसमें से मुझे कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को भी ना हो, इसके लिए मैंने कुछ नाम अलग अलग रख दिए। सबसे पहला था x1, मैं x1 उस कोऑर्डिनेट को कह रहा हूं जो कि मुझे सबसे पहले दिखाई दे दिया। ठीक है, आप चाहो इसको x1 मान लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जगह को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि ए पहले आ रहा है बी बाद में, तो उस हिसाब से कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आपका x1 ये आएगा, फिर y1 ये आएगा। वैसे ही 5 आपका x2 दिखाई दे रहा है, वैसे ही y2 आपका मुझे 6 दिखाई दे रहा है। y आपका y वाला पॉइंट है, y1 और y2 आपके y के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 और x2 आपके x के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, अब डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किस चीज से? वो हम डिनोट करते हैं डी से। किससे करते हैं? डी से। डी इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका वो सबसे पहला, यही है आपका सबसे पहला फॉर्मूला ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन के साथ इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, तो वो सबसे पहले एक देख लेते हैं, वो क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं अभी तक रुका हुआ था ताकि आप अडेप्ट कर सके ये फॉर्मूला के साथ। या आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये है कि आपको x2 और x1 को माइनस करना है, उसका होल स्क्वायर करना है, प्लस में आपको y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को माइनस करना है और फिर प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है मतलब क्या, समझ में आ रहा है क्या? देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये मैं यही वाला कह रहा था, और रूट लगा देना है। ठीक है, कुल मिला के मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो आप इस वाले फॉर्मूला को याद कर लो, यही बढ़िया हो। अब एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे लेवल से मतलब कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं पॉजिटिव वाला नहीं कर रहा हूं, मैं नेगेटिव वाले के साथ जा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए जो कि है आपका -1, 2 एंड बी जो कि आपका 2, 3। बहुत ही इजी सवाल है, और मैं बेसिक सवाल ही आपके लिए सबसे पहले खोज रहा था, जिसके चलते मैं थोड़ा रुका भी था। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो -1 और 2 है, ये x कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, तो मैं इनको x1 मान लेता हूँ और इनको x2 मान लेता हूँ। मुझे पता चल रहा है ये 2 और 3 ये y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है, तो मैं एक को y1 मान लेता हूँ और एक को मैं y2 मान लेता हूँ। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब सॉल्व करते हैं।
डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हर जगह पे मैं भी लिख रहा हूं, आपको भी एग्जाम में लिख के आना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 यहाँ पे जो है वो आपका -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 क्या होता है, वो होता है -1 का होल स्क्वायर। अब इसी को आगे करेंगे सॉल्व। अगर -3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 भी 9 ही होगा, प्लस 1 यानी कि ये हो गया आपका √10 यूनिट्स। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर, और रूट में भी आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप इसको आगे जैसे कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो, जैसे कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इनसाइड में बनेगा, ये हम आगे देखेंगे। अभी चलो एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाइए। अब ये जो क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है अगेन। ये है आपका P पॉइंट, दैट इज 0,1 एंड Q पॉइंट दैट इज 6,-1। तो D √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। लगा दो फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। ठीक है, लगा रहे हैं फॉर्मूला। जैसे 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 या -1 -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 तो 6 ही हुआ, तो 6 का स्क्वायर प्लस -1 होता है -2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू √36 प्लस 4 दैट इज आपका √40 यूनिट्स। और अगर आप इसको और अच्छे से सॉल्व करने जाएं, जैसे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जिसने नहीं देखा है रियल नंबर वाला, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, जाके देख लो इसी चैनल पे। 40 2 20 2 10 2 5 5 1। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 यूनिट्स। आप यहां से सीधा 2 इंटू 2 को बाहर लेके जा सकते हो, यानी कि 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रहेगा, यानी कि 10। तो मैं चाहूं तो ऐसे इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ 2√10 यूनिट्स। तो आपका जो आंसर है वह है क्या, 2√10 यूनिट्स। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक। बस एक फॉर्मूले के दम पे हम कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, एक टाइप की तरफ। ऐसे अब डिस्टेंस वाले सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे ना। चलिए एक आपको मैं क्वेश्चन देके जाता हूं, जैसे कि ये वाला था, इसका डिस्टेंस निकाल लेना। ये है आपका होमवर्क। x1 y1 x2 y2 ये अगर समझ में आ गया ना, तो सीधा सीधा तो बस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर करना, इसको रूट कर देना, तो इधर आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 4, तो आपका √8 आएगा आंसर। उसको अगर आप और ठीक से करेंगे तो 2√2 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। तो ये होमवर्क में एक बार करके जरूर देखना। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। ये जो टाइप का सवाल है, इसके पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे बोला फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन अ पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पता है ये कैसे लिखेंगे? अगर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे तो उसका एक्स एक्सिस पे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसका वाई हमेशा जीरो होता है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा जीरो। ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला केस, अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो y वाले केस में हमेशा x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा, और आपका y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, जिसको अभी के लिए हम y लिख लेते हैं। और ये हम क्वेश्चंस में ये y और x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें लिख लो x कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा जीरो होता है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो अब एक टाइप का सवाल जो मैं आपको एक और करवाने जा रहा हूं, ये आपका इक्विडिस्टेंट वाले टाइप का सवाल। हो सकता है ये 9th में आए, हो सकता है ये ना आए, चूंकि ये 10th में कॉन्सेप्ट है। और इस बार 10th के लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे टॉपिक जो हैं, चाहे वो आपका क्यों ना एक सेक्शन फॉर्मूला वाला पार्ट हो, चाहे आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला पार्ट हो, तो उस तरीके से जो है वो सब का सब आपका क्लास 9th में शिफ्ट कर दिया है। और जो इस साल बच्चे क्लास 10th में गए उनके लिए भी ये आया है। ठीक है, अब आपको एक सवाल दिया जाए अगर, तो क्या आप वो सॉल्व कर पाएंगे? मैं वो 1 मिनट क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 -2, 9। यानी कि इक्विडिस्टेंट सबसे पहले समझो, जो वर्ड है आपका इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट जो है, इसमें इक्वी का मतलब है आपका इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब है आपका डिस्टेंस। यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं वो चेक करो, या एक ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे खोजो। मैंने बोला अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हमेशा हम x, 0 से लिखेंगे। तो x, 0 मान लो एक ऐसा पॉइंट है, तो x, 0। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, यानी कि जो इसकी दूरी ए पॉइंट यानी कि 2, -5 से हो, वहीं इसकी जो दूरी है बी पॉइंट -2, 9 से हो। ठीक है, यानी कि और अब इसको सी मान लेते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BC वाला केस समझ लो। तो मैं AC का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा पता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अपॉन फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर, डैश लगाने लगा दो क्योंकि अलग है तो अब डैश लगा के कर रहे हैं, प्लस y2 डैश -y1 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 क्या है? यहाँ पे x2 आपका क्या है? ये है आपका x ही, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। इसको भी ब्रैकेट में धीरे से डाल दो। देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब फिर रूट में करो x -(-2). अब देखो -(-2) को माइनस माइनस प्लस होता है, सीधा मैं प्लस ही लिख रहा हूं, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड से स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, अब दोनों साइड से स्क्वायर करूंगा तो ये भी कट जाएगा। पता है ये स्क्वायर करने से रूट कट जाते हैं। जैसे कि कोई रूट में उसको अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, मान लो x रूट को मैंने स्क्वायर कर दिया,
तो सिर्फ बचेगा x। तो इसलिए मैंने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया। अब जब आप दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं तो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल होता है। बात समझ में आई? अब जब ये मैंने कर दिया तो मेरे पास आया x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं, हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा पता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2x2 प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये क्या होता है? 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस प्लस क्या है अब? 2 मल्टीप्लाइड बाई डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर यानी कि 81। अब एक बात देखो, अगर ये देखो ये इज इक्वल टू का साइन है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को दूसरे साइड ट्रांसपोज करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर ये जो है ये माइनस का बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो आप ये यहां से भी काट सकते हो। वैसे ही 4 को अगर मैं दूसरे साइड यानी कि इस 4 को अगर मैं इधर ट्रांसपोज करने गया या इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसपोज करने गया तो ये माइनस के बन जाएंगे, तो बात वही हो जाएगी। तो इसलिए 4 भी 4 से कट गया, बस बचा क्या अब? -4x यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाई 2x यानी कि -4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 4x प्लस 81। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस 4x को इधर ट्रांसपोज कर दो, इस 81 को इधर कर दो, या तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैं अगर इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो -4x 81 -25। ठीक है, तो -4x दैट इज -8x और 81 -25 ये हो जाएगा आपका 6। 7 माइनस 2 दैट इज 56। x की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन में -8। अब मैं चाहूं तो ये माइनस को ऊपर कर दूं, -56 अपॉन 8, तो ये कट हो जाएगा। चूंकि 8 के टेबल में 56 आता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7, है कि नहीं? -7 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जब x की वैल्यू -7 आ गया, बस अब सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, मुझे बोला गया था फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? -7,0, ये है वो पॉइंट, क्योंकि x,0 हमने बोला था, हमने x का वैल्यू निकाला। मैंने बोला था कि हम ये वैल्यूज निकालते हैं, तो ये वैल्यू जैसे मैंने निकाली तो मेरे पास आ गया -7,0। बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल सा काम मैंने किया। AC, अगर आपके सामने सवाल आ गया फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, तो आपको इस केस में क्या करना है? आपको एक ऐसा रफ डायग्राम बना देना है, रफ नहीं, आप स्केल से बनाएंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप बनाएंगे, फिर जब आप बनाएंगे इससे क्या होगा? इसको बनाने से ये होगा कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा उस डायग्राम की हेल्प से। फिर जो दूसरी बात है ये ये है कि आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी हो जाएगा कि क्या कैसे करना है मुझे। बात समझ में आई कि क्या मैं कैसे कर रहा हूँ और क्या कैसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसका पता लगा लेंगे। जैसे मैंने एक्स वाले साइड को x2 मान लिया और 0 को मैंने y2 मान ली। मैंने हर केस में इसको बस ऐसे इक्विडिस्टेंट बोला है। इक्विडिस्टेंट बोला है मतलब कि मैं इक्वल टू का इक्वालिटी वाला साइन लगा सकता हूँ। मैंने बस डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, स्क्वायर कर दिया, और फिर बाद में मैंने इसको एक्सपेंड किया। क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बस एक्सपेंड करने का काम किया, बस नथिंग एल्स। बस मैंने एक्सपेंड करने का काम किया और फिर वैसे वैसे ही जब आगे सॉल्व करते गए, अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर डाउट की वजह से नहीं आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या डाउट है। अगर वो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो एक ही तरीके से ठीक कर सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिस। तो ये मैं लिखूंगा नहीं, प्रैक्टिस आप जानते हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जो मैं एक सवाल लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैं सवाल लेके आया था, वो सवाल थोड़ा सा इससे हट के था। ठीक है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। वो था RAMP वाला सवाल, जो कि NCERT में भी गिवन है। उसके पहले आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी हो जाती है। वो बात ये है, ये इक्वी डिस्टेंट वाले सवाल अभी हम ये करेंगे, चूंकि आपके NCERT में भी ज्यादा नहीं दे रखा है, मैंने एक करा दिया। अब हम आते हैं फाइंडिंग शेप्स वाले पे। फाइंडिंग शेप्स, आपके जो कोऑर्डिनेट हैं उनसे हम शेप्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? शेप्स भी फाइंड कर सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे? कुछ शेप्स के हम नाम जानते हैं। वो हो गया आपका पैरेललोग्राम, सॉरी, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका सर्कल, एक हो गया आपका रेक्टेंगल, फिर हम जानते हैं आपका रेक्टेंगल, फिर हम जानते हैं आपका एक हो गया पैरेललोग्राम, फिर एक आपका हो गया रोम्बस। इन सब के आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। क्या वो आपको पता है? नहीं पता है तो आइए आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो देखो, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहला है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से पता लगाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम, एक पैरेललोग्राम है देखने के लिए, अगर आपने अपोजिट साइड्स इक्वल कर दिए, अपोजिट साइड्स इक्वल कर दिए, ठीक है, और बस कुछ नहीं करना है, और बस कुछ नहीं करना है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर डायगोनल्स उसके इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। रेक्टेंगल में आपका क्या होना चाहिए कि आपका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होना चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि आपको अपोजिट साइड जैसे कि CD और AB बराबर होना चाहिए, AD और BC बराबर होना चाहिए। वैसे डायगोनल आपका इक्वल है, यानी कि डायगोनल होता है जो वर्टाइसेस को ज्वाइन कर रहा है, ऑपोजिट, जैसे AC बराबर BD। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट से मतलब नहीं है, ये आप इसको अभी के लिए हटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। अब स्क्वायर का क्या काम है कि जैसे अगर आपके चारों के चारों साइड बराबर आ गए, जैसे AB, BC, CD और AD, अगर ये चारों साइड बराबर है, डायगोनल्स इक्वल है, और बाइसेक्ट वाले से फिर मैं कहूंगा कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, ये मैंने लिखा था बस आपकी एक जानकारी के लिए। यानी सारे चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल। लेकिन ये कैसे कहेंगे ये इक्वल है? क्या करेंगे, AB है, मान लो AB भी 5 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आया, BC भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और मान लो AC आपका 6 आया और आपका BD भी 6 आया। तो अगर डायगोनल्स भी इक्वल है, ऐसी चारों साइड्स भी इक्वल है, तो आपका ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। रोम्बस के केस में क्या है कि रोम्बस के केस में आपको बस कुछ नहीं करना है, ये वही वाला काम है जो आप पैरेललोग्राम के लिए कर रहे थे। जैसे पैरेललोग्राम में बस आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए, लेकिन रोम्बस वाले केस में अगर आपके चारों साइड बराबर आ जाए, यानी कि AB, BC, CD और AD बराबर आ जाए, ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट वाला हो, डायगोनल्स बाइसेक्ट हो, आपके पास टाइम हो, आप चेक कर लेना रफली, कोई जरूरी नहीं है, नहीं कर रहे हो तो बस डायगोनल से एक बार चेक कर लेना है, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि आपका जो AC है वो आपके BD के बराबर नहीं होना चाहिए, AC बराबर BD नहीं होना चाहिए, यानी कि AC जो है आपका नॉट इक्वल टू BD होना चाहिए। सिंपल सा था, यानी कि समझ जाओ, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो बस, लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल हो, और रोम्बस में बस चारों साइड्स बराबर हो, तो आपका आ जाएगा
एक इस टाइप के सवाल पे हम जाएंगे, नहीं तो आप ये खुद से ट्राई कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि अगेन आपका एक एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी ने इस बार अपना लेवल उठाने का बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा ट्राई किया। एनसीईआरटी का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। उसके पहले एक और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा दूं। ये इससे पता चलता है कि हमारे वन शॉट वीडियो में मतलब हर चीज कवर हो रही है, अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो तो। What is the x coordinate of a point on the y axis? ये मैंने आपको पहले भी बताया। x एक्सेस और y एक्सेस वाली बात मैंने बताई हुई है। तो अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि what is the x coordinate of a point on the y axis? मैंने बताया था x एक्सेस पे कोई भी पॉइंट हो, x coordinate क्या होगा? 0। पीछे जाके देख लेना, भरोसा ना हो तो। Is there a similar generalization for a point on the x axis? तो अगर ये आपसे पूछा जाए, लिख देना yes। इसको हम क्या लिख देंगे, जैसे कि x, 0 where y coordinate is 0। ठीक है, तो अब वो एनसीईआरटी वाले सवाल पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कंसिडर द पॉइंट्स r 3,0 a 0,-2 m -5, -2 and p -5, 2 if they are joined in the same order, predict two sides of RMP that are perpendicular to each other। तो सबसे पहले ये क्या बोला है, देखो सबसे पहले बोला है कि ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो अभी आपको ये प्लॉट नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये तीन चीजों को प्रिडिक्ट करना है, फिर ये आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे प्रिडिक्शन को। अब दो साइड हमें दे के रखे हैं, दो साइड नहीं सॉरी, चार पॉइंट दे के रखे हैं। इनमें बोला गया है टू साइड्स ऑफ आरएमपी डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ऐसे एक लाइन और उसके ऊपर से एक लाइन आ रही है जो 90 डिग्री पे एंगल बना के जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स को विजुअलाइज करेंगे, या तो आप अपने रफ वाले सेक्शन में क्या कर सकते हैं कि आपको छोटे से जगह में आप ये आर को जैसे लिख के देखिए 3,0। अब 3,0 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 0,-2 आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका 0,-2 ये आपका जैसे कि वाई एक्सिस पे आएगा, है कि नहीं? मैंने इधर ही बताया था अभी, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, -5, -2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और -5, 2 जो है, यानी कि -5, 2 आपका होगा जिसमें x कोऑर्डिनेट आपका माइनस में हो। x कोऑर्डिनेट माइनस में होता है आपका लेफ्ट हैंड से, तो ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक बात बताओ, ये सेकंड में है, ये आपका थर्ड पे है, ये आपका y एक्सिस पे है और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो मैच करने वाले केसेस में अगर हम देखें 3,0 अगर हो, जहाँ पे 3,0 मान लो ऐसे हो, तो 3,0 से मुझे एक बात जो समझ में आ रही है कि ये वो वाला केस है जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो ऐसे वाले केस में अक्सर यही होता है कि आपको y एक्सिस देखना होता है। अब तक आपको बहुत सोचने का टाइम दे दिया, अब आपको और सोचना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा इसका है। देखिए दो सेम हमें कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, -2 और -2। आपको प्लॉट नहीं करना है तो ये रफ वाले सेक्शन में ट्राई करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। -2, और इधर का -5 और ये -5 मैच कर रहा है, तो मुझे पता चल चुका है कि ए एम और पी ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि पॉइंट्स का कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये पॉइंट देखिए, इस वाले केस में ये जो पॉइंट है तो ये सेम है, इसका भी है और इस पे भी लाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार ये ऐसे है। तो वैसे ही अगर हम ट्राई करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका एएम इज परपेंडिकुलर टू
MP। ठीक है, अब बस आप एक गलती मत कीजिएगा कि PM इज परपेंडिकुलर टू AM, ये भी लिख सकते हैं आप। जैसा आप चाहें आप वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे बस इतना पूछा गया है कि परपेंडिकुलर कौन है। तो आप ऐसा मत सोच लेना कि MP परपेंडिकुलर AM के नहीं है। बात यही है कि अगर AM बराबर MP होता तो MP बराबर भी AM होता है, इसको ऐसे ही लिख सकते थे। तो वह ठीक उसी प्रकार इस वाले केस में वैसा है। और ये हमने पता कैसे लगाया, विदाउट प्रिडिक्शन पता लगाया कैसे, हमने -2 देखा y एक्सिस का, दोनों मैच कर रहा था, और इसका -5 p के -5 से मैच कर रहा था। अब वन साइड ऑफ RAMP डेट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, यानी कि या तो y एक्सिस या तो x एक्सिस, किसी के भी पैरेलल एक तो साइड है। तो एक मैं बात जान पा रहा हूं कि एक लाइन में होना होगा। एक लाइन में होने से क्या होगा कि जैसे कि अगर -2 है तो वो 2 हो सकता है, -5 है तो 5 हो सकता है। तो मुझे एक बात पता चल रही है कि एक तो ये है -5, -2, और एक ये है -5, 2। तो ये हो सकता है। और ये -5, -2 अगर हम देखें, क्योंकि अगर हम r और a को देखें तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक आपका y कोऑर्डिनेट 0 है, एक आपका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि इस वाले केस में आपका ये RA तो किसी के पैरेलल नहीं है। वैसे AM हम देखें तो -2 मैच कर रहा है, तो ये -2 और -2 तो कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी कि एक पॉइंट से ही ये यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें M और P के साथ, अब A और P के साथ भी देख सकते थे, लेकिन M और P हमें ज्यादा सुटेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका -5, -2, और इसका P जैसे कि -5, 2। तो इससे क्या हो रहा है देखो, जैसे कि मान लो -5 यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो इधर -4 रहेगा, इधर -3, इधर -2, इधर -1, इधर 0, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे रहेगा। 2 की बात करें तो 2 आपका यहाँ है, ठीक है, 2 यहाँ पे है, -2 आपका यहाँ पे है, -5, -2 अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ से एक सीधा सीधा सा लाइन बना दूं, ये आपको मैं प्रूफ के साथ बताना है इसलिए, नहीं तो आपको विदाउट प्रिडिक्शन ही करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें वन साइड ऑफ RAMP डेट इज पैरेलल टू द वन एक्सिस, यानी कि या तो हो सकता है y एक्सिस के पैरेलल हो या तो x एक्सिस के पैरेलल हो। वैसे ही आपका इधर 3, 0 है, यानी 3, 0 एक ये पॉइंट है, एक -5, -2 वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, -5 है ये वाला, ठीक है, -1, -5, -2, -5, 2 वाला पॉइंट देख लीजिए, -5, 2, यानी कि ये यहाँ होगा। तो सीधा सीधा समझ में आ गया, ये आपका y एक्सिस के पैरेलल है। तो सीधा सीधा हमें पता चल गया MP इज पैरेलल टू आपका y एक्सिस। Two points that are mirror image of each other in one axis, which axis will this be? यानी कि दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि मिरर इमेज है। मिरर इमेज वाला एक बात आपको जो बताना रह गया था वो मैं बता दूं। मान लो इधर आपका एक पॉइंट है, इधर आपका पॉइंट है, ये है आपका 3, -2। तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे क्या बनेगा पता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका इस साइड अगर हम मिरर इमेज देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 2। एक मिनट, 3, -2, अगर यहाँ पे 2 होता तो अब यहाँ पे 3 है, आप -3 ले लो, तो 3, 3। तो ये होता है मिरर इमेज। अब बोला गया है कि वन साइड 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, यानी कि ऐसे दो पॉइंट हैं
अब मुझे तो ये m और p अगेन लग रहे हैं q, देख लो। जैसे इस वाले को मैं हटाना चाहूंगा, देख लो m है आपका -5, -2, -5, -2, तो ये है आपका -5, -2। तो इसका यहाँ से अगर मिरर इमेज देखेंगे तो 5, 2 बनेगा, लेकिन इसका इस साइड अगर मिरर इमेज देखेंगे तो ये आपका -5, 2 बनेगा, -5, 2, तो -5, 2 भी है, देख लो। तो M एंड P दो पॉइंट्स हैं, और इसके उस तरफ वाला कौन सा है, ये है आपका एक्स एक्सेस वाला, है कि नहीं, एक्स एक्सेस वाला। अब आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके देखो और अपने प्रेडिक्शंस को वेरीफाई करो। ये इनका कहना है, मैं इसको हटा दूंगा। आप इसको प्लॉट करेंगे कैसे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, चारों साइड वाला होगा, नंबरिंग करेंगे इधर से इधर से इधर से अलग अलग जगह से, और फिर ऐसे ऐसे आपका होगा। अब ये भी सवाल डन है। अब बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। चलिए अब जल्दी से सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला भी डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा ही है, लेकिन अब उसमें हम एक्स और इस सब की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, जैसे कि एक पॉइंट है ए, x1, x2, सॉरी x1, y1। वैसे बी एक पॉइंट है, बी है आपका x2, y2। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है किसी रेशियो में, ठीक है, किसी रेशियो में इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका हम कह देंगे कि ये कोई रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा m:n रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है। और इसका नाम अगर c है तो ये x, y नाम रख देंगे इसको। तो ऐसे केस में हमें अगर x की वैल्यू जाननी होगी तो ये फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। बात समझ में आ गई? यानी ये जो x है जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना इन सम रेशियो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाइसेक्ट यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, आप जो बोलना है, चूंकि यहाँ पे m और n का वैल्यू दिया नहीं। तो अगर मान लो आपका ये 3, 4 है, या आपका 2, 2 है, और ये 1:1 के रेशियो में, 1:1 नहीं, जब मान लो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर मुझे सी का एक्स वाला जानना हुआ कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो मैं बस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके x2 से, देखो इसको इससे और इस 1 को इससे, ठीक है। 2 को मैं x2 से करूंगा, 1 को मैं x1 से, क्रॉस करना है। वैसे 2 को मैं y2 से करूंगा और 1 को मैं y1 से करूंगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/3, तो ये 8/3 हो गया, यानी कि 8/3। अब y की वैल्यू कैसे निकालें? तो y के लिए भी है, y के लिए होता है आपका my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, my2 प्लस ny1। तो फिर से वही काम करना है, लेकिन अब क्या चेंज कर देना है आपको, ये जो 2 है इसको y2 से करना है और इस 1 को y1 से करना है, यानी कि m को y2, n को y1, यानी कि क्रॉस कर देना है आपको। तो अगर मैं 2 को 2 से करूंगा तो 4, 4, फिर ये 1, 4, 4, वही 8/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 7 प्लस 3 होगा,
तो 7/3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7/3, 8/3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे आपको सेक्शन फॉर्मूला करना है। सेक्शन फॉर्मूला के ज्यादा सवाल नहीं है, इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन सीरीज भी ला दूंगा, लेकिन अभी जो मेन जो है वो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला एक है, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ए है x2 x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, ये जो है इसका मिड पॉइंट, यानी कि ऐसा एक पॉइंट जो कि ए और बी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि ए सी बराबर बी सी। तो ऐसे पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2, ये रहा। दूसरा होगा आपका y का y2 प्लस y1/2, और इसका भी फॉर्मूला ये रहा। और ये कैसे डिराइव हुआ है? तो ये सेक्शन फॉर्मूला से ही निकल के आया। कैसे? मैंने बताया था x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है। तो अगर m1 है और ये x2 है, प्लस n भी 1 है, चूंकि 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये 1, ये x1 है, और ये m प्लस n भी 1+1 ही होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? x2 प्लस x1/2, यही आ जाएगा। तो ये भी डिराइव हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फॉर्मूला? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मिड, सॉरी, सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके कुछ सवाल जैसे देख लीजिए, बहुत ही इजी सवाल है और ये केस बेस्ड में आ जाएंगे, और वो किस टाइप के आएंगे ये भी बता दूंगा मैं। ए 3,4, बी 6,3। अब मुझे इसका जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकालना है, डेट इज सी एक्स कॉमा वाई, 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपको करना होगा इसी तरीके से। क्या हो जाएगा ये? x की वैल्यू 6 प्लस 3/2, डेट इज 9/2। y का क्या हो जाएगा? 4+3, 4+3/2 यानी कि 7/2, यानी कि मिड पॉइंट क्या हो गया आपका? 9/2 कॉमा 7/2, डेट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे कि एक आपको बोल दिया कि ये एक घर है, देखो ये एक घर है। अब मोहन ने सोचा कि इस जो ए बी सी डी, अब पहले इसका नाम रख देते हैं, अब इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, जैसे कि मान लो दे दिया 3,2, 4,3। वही एग्जाम्पल है, शायद से मेरे ख्याल से मैंने लिया है, नहीं चेंज किया। अब रीमा या मोहन, किसी का भी नाम दे दिया, बोलेंगे कि इस ए बी लाइन सेगमेंट के ए बी वॉल के बीच में मिड पॉइंट पे सोचा गया कि यहाँ पे हम टीवी लगाएंगे। तो अब इसका मिड पॉइंट का आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो क्या करेंगे? 3+4/2, डेट इज 7/2, और ये 2+3/2, ये हो जाएगा 5/2। तो सी पॉइंट यानी कि आपका 7/2, 5/2 कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट पे जो रीमा या मोहन, जो भी नाम दे, जो भी, रोहन, रोहित, विराट, कोई भी, इस पॉइंट पे वो टीवी लगाने का उन्होंने डिसाइड किया है, और वो इस पॉइंट पे टीवी लगाएंगे। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा सवाल इस टाइप के आते हैं। अब एक बार मैं एनसीईआरटी को भी आपको दिखा दूं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ये है जैसे आपका जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया, ये भी हमने कर लिया। ये वाला हमने सवाल किया था, आपको याद होगा, व्हील चेयर के बारे में भी इसमें पूछा गया था। डोर नैरोअर है कि वाइडर है, ये पूछा गया था। फिर क्वाड्रेंट वाली चीज तो हमने सीख ली, 1 2 3 4, ये मैं लेके भी आया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग वे से समझा दिया।
ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। डस पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विथ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये एक दूसरे के ऊपर कभी लाए कर सकते हैं? बिल्कुल लाए कर सकते हैं। मैंने बताया था एक्स इज इक्वल टू अगर वाई हो जाए और y इज इक्वल टू एक्स हो जाए, यानी कि y एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट हो जाए जो x के बराबर है। अब ये कोलिनियरिटी वाले सवाल हम करेंगे। देखिए, ये ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O, यानी कि ग्राफ शीट पे हमें करना है और हमें पॉइंट मार्क करना है कौन से, -7,0 और 13,0 ऑन द x एक्सिस and from 0, -15 to 0,12 on the y axis। स्केल को हमें यूज करना है 1 सेंटीमीटर, आपका 1 यूनिट होना चाहिए। और ऐसे आपका सवाल है। फिर ये रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट ऑन द पॉइंट ये, तो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल क्या होगा? तो ये भी बताना है, चूंकि रेक्टेंगुलर है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, मान लो ए आपका 8,9 है, बी आपका 11,9 है, ठीक है, बी आपका 11,9 है, सी आपका 11,7 है और डी आपको पॉइंट पता लगाना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, चूंकि आपको पता है डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो आप डायगोनल्स वाला भी यूज कर सकते हैं। आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगे, आप वैसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क में है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। इसका हम टाइम टू टाइम सॉल्यूशन भी लाते रहेंगे। फिर ये जैसे ट्रायंगल के थ्रू इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, यानी एंड ऑफ चैप्टर जब आ गया, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है 0,0, यानी कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका इंटरसेक्ट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, तो ये एक ही होता है, वो होता है 0 और 0। कब होता है? ओरिजिन पे। ठीक है, point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y axis? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में ले ले। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं और ये कोलिनियरिटी पे बेस्ड है। मैं भी एक कोलिनियर वाला क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा दूं। देखो, आर द पॉइंट्स, अब देखो कुछ कुछ सवाल है जिन पे स्टार मार्क्ड है, यानी कि इनसे ये नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऐसे सवाल आ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लिखा है तो ऐसा ना भी हो। इस वाले केस में आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। कोलिनियरिटी के सवाल में क्या होता है कि आपका आपके पास एक लाइन दे दी जाती है। ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये लास्ट सवाल है आज के सेशन का। ए बी सी, अब बोलते हैं चेक वेदर सी लाइज ऑन द लाइन ए बी, या अगर बोल दिया चेक वेदर ए पॉइंट सी एंड पॉइंट बी आर कोलिनियर और नॉट। अगर ये 3 बार इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप समझ जाना कि आपको प्रूव करना है ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ए सी का डिस्टेंस निकालना है, आपको बी सी का डिस्टेंस निकालना है और आपको ए बी, पूरे ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में नहीं दूंगा, ये यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको दिए जिनको आप ए बी सी ऐसे मार्क कर सकते हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे जैसे ए बी है, इसको करेंगे -3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर -12 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा √81 प्लस 144, 144 प्लस 81 दैट इज आपका √225, यानी कि 15 यूनिट्स। यानी कि आपका ए बी जो है ये आपका 15 के बराबर है। बी सी देख लो,
0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर, ये 36 प्लस 64 का रूट होगा, यानी कि रूट 100। तो आपका BC बराबर आ जाएगा 10 यूनिट्स। बस डिस्टेंस फॉर्मूला करके लगा रहे हैं हम, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नंबर्स को। वैसे AC है, AC वाले केस में रूट 0 - का होल स्क्वायर प्लस 0 - का होल स्क्वायर, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये आपका आ जाएगा रूट 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 25, जैसे कि 9 + 16 है। तो आपका AC जो है, ये AC आपका कितने के बराबर हो जाएगा? रूट 25, यानी कि 5 यूनिट्स। तो मुझे एक बात पता चल रही है कि AC प्लस BC आपका AB के बराबर आ रहा है, सिंस मुझे पता है 5 + 10 बराबर 15 होता है। तो यस, मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था, कोलिनियर प्रूव करने के लिए AC प्लस BC AB के बराबर होना चाहिए। अब वो हो सकता है PQR देते, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि क्या कोई भी एक जो साइड है वो दो साइड को प्लस करने पे आ रही है। दो साइड मतलब दो पॉइंट को जब हम एक साथ ले रहे हैं। अब यहाँ पे साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? यस, पॉइंट्स A, B and C are collinear to each other, ठीक है? ऐसे हमने लिख दिया, या इन द गिवन केस वो भी आप लिख सकते हैं। इस केस में आपसे एक मेथड भी पूछा गया है, ये हम सीधा 10th क्लास में बताते हैं कि जैसे यहाँ पे M, A और G दिया था, हमने A, B और C ले लिया, तो अभी आपको मेथड कैसे करना है वो आपको बताना होगा। वही वाला मेथड आपको लगाना होगा कि आपका AM प्लस आपका AG बराबर MG है, ये हमें चेक करना है, ठीक है? अब इसी तरीके से ये सेम स्ट्रेट लाइन वाला जो है, ये भी आपका कोलिनियर का ही सवाल है, बस वर्डिंग बदल दी है, ठीक है? यूजिंग द ओरिजिन एज प्लॉट द वर्टाइसेस, a right angled isosceles triangle and an isosceles triangle with one vertex। ये सारे जो क्वेश्चन है, दिस इज दे आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जरूर एक बार आप एनसीईआरटी देखें, मिड पॉइंट वाले सवाल भी कर लिए हमने। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन द पॉइंट्स A, B and C, show that they lie on a circle K whose center is this from the origin। What is the radius of circle K? Given the points D and D, check whether D and D lie within the circle or the circle और आउटसाइड द सर्कल के, यानी कि आपको यहाँ पे चेक करना है। ये कैसे चेक करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका जो भी आंसर देगा, इसका नेक्स्ट टाइम हम नाम अनाउंस करेंगे। ये आपके 10th क्लास में भी आता है इस टाइप का सवाल, ठीक है? मिड पॉइंट वाले सवाल कर लिए हमने। और इस टाइप का जो अब कोई सोच रहा है इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, इसका सॉल्यूशन हम आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग इज ओवर। क्वेश्चन वाइज जरूर कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं, मतलब कुछ टॉपिक नहीं, कुछ पार्ट्स बाकी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा क्लास 9th के आपके फाइनल एग्जाम में। और क्लास 9th के आपके एग्जाम में ये मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट वाइज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैं एक ही बात कहूंगा, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था आपका वन शॉट लेक्चर, और फन शॉट लेक्चर भी था, क्योंकि इसमें हमने गणित मंजरी जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 9 पार्ट 1 का, हमने सबसे पहला चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज सब देखो कंप्लीट वन शॉट हमने बोला था। ऑल क्वेश्चन सॉल्व
सॉल्व मतलब अब सॉल्व तो नहीं कर सकते, वो 10 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, उसके लिए आप अलग से बैच में लेने के लिए कोई एडवाइस नहीं करूंगा। इसका सॉल्यूशन आपको हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। सारे कॉन्सेप्ट वाइज अभी के लिए ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।